जय हिंद। पिछला वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, कैल्शियम कार्बोनेट तक। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है कि जब लैंड नाइट्रेट यानी PbNO3 × 2, ये क्या है, लैंड नाइट्रेट आपका ठोस है। जब इसको काफ़ी ताप किया जाता है, काफ़ी गर्म किया जाता है, तब ये लैंड ऑक्साइड में टूटता है। ये लैंड ऑक्साइड आपका ठोस है। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड में आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन गैस बनेगा। यानी लैंड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो लैंड ऑक्साइड और उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये जो गैस है, इस गैस का रंग कैसा होता है, तो ये भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करता है। यानी भूरे रंग का धुआं इससे बाहर निकलेगा। चलिए अब चित्र भी हम लोग समझ आते हैं। ये लैंड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, और इसमें लैंड जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस निकलता है उसका रंग किस रंग का होगा, तो भूरे रंग का होता है। इसका धुआं भूरे रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट है, इस चित्र को भी आप लोग देख लीजिए। ये जल का विद्युत अपघटन है, जिसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन ग्रेफाइट रॉड जो होगा इस पर एनोड होगा, और हाइड्रोजन वाला और जल और रबर डॉट पे कैथोड होगा। तो इसको समझ आइए आपको। चलिए मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि सूर्य के प्रकाश में जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो उसमें सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड होता है। सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। किस रंग का, धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन यानी अलग अलग के कारण ऐसा होता है। चलिए ये सिल्वर क्लोराइड है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है इस पर तो अपघटन होने के बाद तो उत्पाद के रूप में सिल्वर और उसके साथ क्लोरीन का निर्माण होता है। तो सिल्वर ठोस में आता है और क्लोरीन गैस में आता है। चलिए यहाँ चित्र भी है। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड जो होता है वह धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनता है। तो धूसर रंग का होकर किस धातु बनता है, सिल्वर धातु बनता है। और किस गैस का निर्माण होता है, तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया है। जब सिल्वर ब्रोमाइड पे सूर्य प्रकाश पड़ता है तो अपघटन जो है होने के बाद तो सिल्वर प्लस का जो है आपका ब्रोमाइन जो है बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिल्वर इसमें ये धातु में आया और ये गैस में आया। तो ये सूर्य प्रकाश के द्वारा जो अपघटन होता है वह मात्र इसी दो मतलब सिल्वर क्लोराइड में और सिल्वर ब्रोमाइड में। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा का यह वियोजन अभिक्रिया है। अच्छा, ये कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, तो ये वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत होता है। और लेकिन ये सूर्य प्रकाश के द्वारा घटित होता है। ये भी क्वेश्चन पिछले रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़कर छोटा छोटा करने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ेगा। प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये भी क्वेश्चन रेलवे पिछले एग्जाम में पूछा गया है कि अपघटन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसका उपयोग करेगा, उष्मा का, प्रकाश का या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। किसमें अवशोषित हो रहा है, तो अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया में। तब इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम लोग, उष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जो संभावना है उसी को हम नोट किए हैं वन लाइनर के तौर पे। चलिए लोहे की कील का रंग जो है आगे चलकर भूरा क्यों हो गया, क्यों बदल जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। जब लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर का निर्माण होता है। इसका आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने दूसरे तत्व जो कॉपर तत्व उसको कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कब होगा, जब अभिक्रियाशील तत्व जो है कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटाएगा। जैसे लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है तो लोहा इसको ऐसे हटा देगा और लोहा संपर्क कर लेगा जो है सल्फेट से, तो यहाँ आयरन सल्फेट बन जाएगा। उसी प्रकार विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण यहाँ पे, जिंक जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और जिंक सल्फेट विलयन है और कॉपर का निर्माण होगा जो कि कॉपर ठोस है। उसी प्रकार लैंड जब कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो लैंड क्लोराइड बनेगा और कॉपर को अलग कर देगा। जिंक तथा लैंड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसके यौगिक से हटा देता है और अपना संपर्क बना लेता है। श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है इसमें जो जल में अविलय है। श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होगा जो जल में अविलय है। इस अविलय जो पदार्थ उसको हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये हम आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के फैक्ट हैं। देखिए हम उतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, समय भी ज़्यादा होगा। तो क्यों ना कि कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट हमको मिले, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बिल्कुल फैक्ट चीज़ें पढ़ते जाते हैं और आप लोग इसको नोट कर लेते चलिए। तो जो कह रहा है कि जो अवक्षेपण अभिक्रिया है, जो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, इसका रंग श्वेत होता है और यह जल में अविलय होता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होगा उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है
तो उत्पाद में बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। इसमें ये बेरियम सल्फेट जो बन रहा है यह क्या है, ये अवक्षेपण है, ठीक है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, यह अवक्षेप जल में और विलेय अर्थात जल में नहीं घुलेगा और इसका रंग सफेद होगा। चलिए, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान यानी आयन कौन, धन आयन और ऋण आयन का आदान प्रदान होता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जिसको गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। इस कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, काला रंग हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जो है जब इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत जो है, जो काला रंग है वह भूरे रंग की हो जाती है। तब काला रंग किस में बदल जाएगा, भूरे रंग में हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। जब कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं और गर्म करने के बाद यह कॉपर प्लस जल में टूट जाता है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम लोग कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलिए अब देखिए यहाँ पे उपचयन अपचयन क्या है। देखिए, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होगा उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से भी कई पिछले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है कॉपर प्लस जल बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब कॉपर ऑक्साइड जो यहाँ से इसके साथ जो ऑक्सीजन था वो हट गया तो यहाँ क्या बना, कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ, यहाँ पे अपचयन हुआ। लेकिन यही बात करते हैं हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन के साथ केवल हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन जो हटा है ये इसमें आगे देखिए हाइड्रोजन आगे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो हो गया उपचयन और जिसमें ऑक्सीजन हट गया वो हो गया अपचयन। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण थे। अगला ये भी उदाहरण इसी का है। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया किया है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन इससे हट गया तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया यहाँ पे, तो ये अपचयन हो गया और कार्बन का क्या हुआ, उपचयन हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए मैग्नीज ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है तो मैग्नीज क्लोराइड बन गया और उसके बाद जल, उसके बाद क्लोरीन आ गया। तो यहाँ पे क्या, इसके साथ मैग्नीज जो ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन हट गया और इसके साथ क्या आ गया, क्लोरीन हो गया। तो इसका यहाँ पे अपचयन हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो यहाँ पे इसके साथ उपचयन हो गया। कार्बन अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनता है, जैसे हम लोग बताएं यहाँ पे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है क्लोरीन में अपचयित है और मैग्नीज ऑक्साइड जो है मैग्नीज क्लोराइड में अपचयित हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, जिसे जंग लगना भी कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, जो चांदी खुले में अगर हम लोग उपयोग करते हैं घर में तो देखिए काली परत हो जाते हैं और तांबे वाली जो चीज़ है उसके ऊपर हरी परत चढ़ना भी संक्षारण के अन्य उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे कि संक्षारण के कारण कार के ढांचे में, पुल में, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी जितनी भी वस्तुएं वह बहुत ही क्षति होती है और लोहे का संक्षारण एक क्या है, गंभीर समस्या बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे विकृत गंधिता, यहाँ से भी पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ये क्या है विकृत गंधिता, ये वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखी रह जाती है, उसका स्वाद और गंध कैसे बदल जाता है उसके बारे में है। देखिए, उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। कब, जब वह उपचयित हो जाता तब। प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त जो खाद्य सामग्री, जो खाने पीने वाला सामान है उसमें उपचयन को रोकने के लिए यानी खराब होने से रोकने वाले जो पदार्थ का नाम है प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, क्योंकि खराब ना हो यानी उपचयन ना हो। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री, जो भी खाने पीने वाली चीज़ है, रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या होगा, उपचयन खराब होने जो गति होगा वो धीमी हो जाती है। किस में रखने पर, तो वायुरोधी बर्तन में, जहाँ पे वायु का संपर्क न के बराबर हो। जैसे चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर, जो हम लोग जो चिप्स खाते हैं, जो भी पैकेट वाला चीज़ खाते हैं, तो ऑक्सीजन को हटाकर उसमें कौन सा गैस, तो नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस उसमें भर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके और अधिक से अधिक दिन तक रह सके। तो कोई भी चीज़ हम लोग पैकेट वाला जो खाते हैं जिसमें बंद रहता है, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देता है, ताकि वह अधिक से अधिक दिन सुरक्षित रह सके। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है पिछले रेलवे एग्जाम में। चलिए अब हम लोग इसका जो समरी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। किसको, भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है।
रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। तो समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। कब संतुलित होगा? जब दोनों साइड परमाणु की संख्या समान होगा तब। संयोजन अभिक्रिया में क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया में क्या है कि इसमें संयोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया में एक एकल पदार्थ जो है वियोजित होकर टूट टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, बना लेता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह जिसको बोलते हैं आयन का आपस में आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है जो जल में नहीं घुलता है। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। जब ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास या कमी होता है तो उसको ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। जब ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग या हाइड्रोजन की बढ़ोतरी होता है तो अपचयन कहलाता है। क्या? अपचयन कहलाता है। इस प्रकार ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा मेरा तो इससे ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है एनसीईआरटी के उसको हम लोग लेकर आएंगे। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।